Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we have lecture number 7 from chapter number 6. जैसा कि आपको याद होगा हम किंगडम प्रोकैरियोटिक के 6 लेक्चर्स अब तक कर चुके हैं, जिसमें हमने बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर के हवाले से उनके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कंट्रोल और इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया पर अब तक हम बात कर चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक जो है वो दो टॉपिक्स हैं। एक 4 नंबर के नोट में आता है, जैसा कि आप देख सकते हैं, इम्यूनाइजेशन एंड वैक्सीनेशन। ये फर्स्ट चैप्टर में आप इसका एक हिस्सा पढ़ चुके हैं, एक हिस्सा इसमें नया है। इसमें 2 साइंटिस्ट का वर्क होगा जिनको अलग अलग हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद दूसरा जो हमारा टॉपिक है ये शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज़ के लिए यूज़ एंड मिस यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स का है। इसमें से एमसीक्यूज़ पास्ट ईयर के बोर्ड के पेपर्स में हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज का हमारा पहला टॉपिक है इम्यूनाइजेशन एंड वैक्सीनेशन। तो मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड टू कंट्रोल माइक्रोबियल डिजीज़ेस। इम्यूनाइजेशन या वैक्सीनेशन जो है बेसिकली इसका ताल्लुक जो है वो मुख्तलिफ माइक्रोबियल डिजीज़ेस को कंट्रोल करने के हवाले से मुख्तलिफ प्रिवेंशन के और ट्रीटमेंट के मेथड्स को इस्तेमाल करना है। इनमें से एक मेथड इम्यूनाइजेशन भी है। तो ट्रीटमेंट और कंट्रोल के बहुत सारे तरीके होते हैं, जिनमें से एक तरीके का नाम इम्यूनाइजेशन, वैक्सीनेशन या इसे शॉट्स भी कहा जाता है। एक और तरीका आपने प्रीवियसली कंट्रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म में पढ़ा, एंटीसेप्सिस। एंटीसेप्सिस द प्रोसीजर टू एलिमिनेट और रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ इन्फेक्शन। वो तरीका जिसमें हम इन्फेक्शन की कोई भी पॉसिबिलिटी है उसको या तो कम करते हैं या ख़त्म करते हैं, उसे एंटीसेप्सिस कहते हैं। कीमोथेरेपी हमने पढ़ा हुआ एक तरीका जिसमें एंटी कैंसर केमिकल्स को इस्तेमाल किया जाता है टू किल द कैंसरस सेल्स। एंड पब्लिक हेल्थ मेजर्स, और लोगों को जो है वो अवेयरनेस देना सेहत के मुतालिक, जैसा कि आजकल कोरोना के हवाले से दिया जा रहा है। या चंद एग्जांपल्स यहाँ दी गई हैं, वाटर की प्योरीफिकेशन, प्योरीफाइड वाटर इस्तेमाल करें, सीवेज की डिस्पोजल का कहा जाता है, इसी तरह फूड की प्रेजर्वेशन का जो है। देर आर डिफरेंट मेथड्स उन्हीं तमाम टू कंट्रोल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड डिजीज़ेस। तो उनमें से एक तरीका जो कि इस टॉपिक में हमने स्टडी करना है वो इम्यूनाइजेशन है। तो इस पर सबसे पहले काम किया था लुइस पास्चर ने। पास्चर मेड मैनी डिस्कवरीज कंसर्निंग द कॉज एंड प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेस। तो यहाँ आप हेडिंग बना सकते हैं इम्यूनाइजेशन वैक्सीनेशन में पास्चर्स वर्क। तो ऊपर जो हेडिंग है वो आएगा डिफरेंट मेथड्स टू कंट्रोल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है। पास्चर ने बहुत सारी डिस्कवरीज की मुख्तलिफ बीमारियों के इन्फेक्शियस बीमारियों की जो है वो वजूहात मालूम करने के लिए और उनसे बचने के तरीके जो है वो दरियाफ्त किए। इन 1880s ही आइसोलेटेड द बैक्टीरियम रिस्पॉन्सिबल फॉर चिकन कॉलरा। सन 1880 में पास्चर ने जो है वो चिकन कॉलरा का जो बैक्टीरियम है उसको अलग किया, आइसोलेट किया। ही ग्रू इट इन अ प्योर कल्चर, उसने इसे एक प्योर कल्चर के अंदर, लेबॉर्ट्री के अंदर जो है वो ग्रो किया। To prove that he really had isolated the bacterium responsible for this disease. इस चीज़ को साबित करने के लिए कि जो ऑर्गेनिज्म उसने आइसोलेट किया और उसको लेबॉर्ट्री में प्योर कल्चर में ग्रो किया है वो बैक्टीरियम ही है। पास्चर मेड यूज़ ऑफ द फंडामेंटल टेक्निक्स डिवाइज्ड बाय कॉच। रॉबर्ट कॉच ने जो मुख्तलिफ आइसोलेशन की टेक्निक्स जो है, फिल्टरेशन की टेक्निक्स बताई थी, आइसोलेशन की टेक्निक्स जिनका चैप्टर के शुरू में आगाज़ में मैंने जिक्र किया था, जहाँ जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़ का जिक्र है। तो उन टेक्निक्स को जो कोच ने जो है, रॉबर्ट कोच ने इंट्रोड्यूस करवाई थी, उनका इस्तेमाल किया पास्चर ने। ही अरेंज्ड एक्सपेरिमेंट्स, उसने अपने तजर्बात जो है फॉर अ पब्लिक डिमॉन्स्ट्रेशन, लोगों के सामने डिमॉन्स्ट्रेट किए। इन विच he repeated an experiment that had been successfully in many previous trials in his laboratory. उसने जो तजर्बात अपनी लेबॉर्ट्री में बार बार किए थे, कामयाबी के साथ पूरे किए थे, उसी को लोगों के सामने जो है वो एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया। तो अब उस क्या हुआ, ही इनऑकुलेटेड, इस एक्सपेरिमेंट में उसने क्या किया, हल्दी चिकन, चूँकि चिकन कॉलरा का इसने बैक्टीरिया आइसोलेट किया था, तो उसने एक हेल्दी चिकन लिया और उसके अंदर चिकन कॉलरा का जो जरासीम है उसको इनॉकुलेट किया, इंजेक्ट किया विद हिज प्योर कल्चर। और ये जो वैक्सीन इनॉकुलेट किया था इसने, ये वो प्योर कल्चर जो उसने लेबॉर्ट्री में ग्रो किया था आइसोलेट करने के बाद बैक्टीरियम का, वो इनॉकुलेट किया। एंड वेटेड फॉर देम टू डेवलप चिकन कॉलरा एंड डाई। और उसने इंतज़ार किया कि ये जो हेल्दी चिकन है इनॉकुलेट करने के बाद उससे जो है वो चिकन कॉलरा होगा और उसकी डेथ हो जाएगी। बट टू हिज डिसमे, लेकिन वो मायूस हुआ, द चिकन्स फेल टू गेट सिक। चिकन जो है उसे किसी किस्म की कोई कॉलरा की डिजीज़ नहीं हुई एंड डाई, और ना ही वो मरा। रिव्यूइंग ईच स्टेप ऑफ, अब पास्चर की बड़ी इंसल्ट हुई जब उसने अपने एक्सपेरिमेंट के तमाम स्टेप्स को एक नज़र जांचा, रिव्यू किया। पास्चर फाउंड दैट ही हैड एक्सीडेंटली यूज्ड द कल्चर्स सेवरल वीक्स ओल्ड।
तो उसे ये मालूम हुआ कि गलती से एक्सीडेंटली उसने जो कल्चर इस्तेमाल किया था वो कई हफ्ते पुराना था, इंस्टेड ऑफ फ्रेश वन ग्रोन स्पेशली फॉर द डेमोन्स्ट्रेशन। बजाय कि उसने जो कल्चर इस्तेमाल एक्सपेरिमेंट में करना था वो बिल्कुल फ्रेश होता, उसने पुराना कल्चर इस्तेमाल किया। तो पाश्चर के लिए ये बात बड़ी हैरानकुन थी। ही सून डिस्कवर्ड, उसको फिर ये मालूम हुआ दैट सम हाउ बैक्टीरिया कुड लूज देयर वायरुलेंस, कि बैक्टीरिया अगर काफ़ी अर्सा पुराने प्योर कल्चर में पड़े रहें तो वो अपनी वायरुलेंस की डिजीज़ कॉज करने की एबिलिटी लूज़ कर देते हैं और एबिलिटी टू प्रोड्यूस डिजीज़ या बीमारी पैदा करने की सलाहियत खो देते हैं आफ्टर स्टैंडिंग एंड ग्रोइंग ओल्ड, जैसे जैसे वो पड़े रहते हैं और पुराने हो जाते हैं। तो जो उसने कल्चर चिकन के अंदर बैक्टीरिया इनोकुलेट किए थे वो पुराने ओल्ड कल्चर्स थे, बट दीज attenuated cultures or less virulent bacteria could still stimulate the host। अब उसने ये फाइंड किया कि ये जो पुराने बैक्टीरिया हैं ये बजाय ऑर्गेनिज्म को, हेल्दी ऑर्गेनिज्म को बीमार करने के, उसको स्टिमुलेट कर देते हैं, चिकन को स्टिमुलेट कर देते हैं, मतलब उसकी डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट कर देते हैं टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़। उसका जिस्म फिर एंटीबॉडीज़ बनाता है, सब्सटेंसेस दैट, एंटीबॉडीज़ के अंदर सब्सटेंसेस दैट प्रोटेक्ट द होस्ट, इन दिस केस द चिकन, अगेंस्ट द इन्फेक्शन। जो इन्फेक्शन के अगेंस्ट सब्सटेंसेस जो है वो बचाते हैं होस्ट को ड्यू टू सब्सिक्वेंट एक्सपोजर टू वायरुलेंट ऑर्गेनिज्म, कि अगर कोई हेल्दी ऑर्गेनिज्म या कोई बैक्टीरियम जब अटैक करेगा तो एंटीबॉडीज़ पहले से जो है वो मौजूद होती हैं, तो ये सब्सटेंसेस एक हेल्दी ऑर्गेनिज्म को जो है इन्फेक्शन डिजीज़ होने से बचाते हैं। तो ये जो कल्चर्स पुराने हो जाते हैं इन्हें अटेन्यूएटेड कल्चर्स कहते हैं। पाश्चर नेक्स्ट अप्लाइड दिस प्रिंसिपल, अब यही सेम टेक्निक पाश्चर ने इसी तमाम असूलों को इस्तेमाल किया ऑफ इनॉकुलेशन विद अटेन्यूएटेड कल्चर्स टू प्रिवेंशन ऑफ एंथ्राक्स, एक और बीमारी की जो है वो इनॉकुलेशन उसने की, एंथ्राक्स की डिजीज़, एंड अगेन इट वर्कड और सेम उसको रिजल्ट मिला। ही कॉल्ड द अटेन्यूएटेड कल्चर्स ऑफ बैक्टीरिया वैक्सीन। तो ये जो अटेन्यूएटेड कल्चर सेवरल वीक ओल्ड कल्चर बैक्टीरिया के होते हैं इन्हें उसने वैक्सीन का नाम दिया, टर्म डिराइव फ्रॉम लैटिन वैका। ये जो वैक्सीनेशन की टर्म है, वैक्सीन की टर्म है, ये वैका से डिराइव्ड है, लातीनी जुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है काउ। एंड इम्यूनाइजेशन विद द अटेन्यूएटेड कल्चर्स ऑफ बैक्टीरिया, और ये जो अटेन्यूएटेड कल्चर्स ऑफ बैक्टीरिया को इनोकुलेट करना है हेल्दी ऑर्गेनिज्म, इस टेक्निक को वैक्सीनेशन कहते हैं। तो ये वैक्सीन और वैक्सीनेशन की डेफिनेशन है। अब इसके बाद जो वर्क आ रहा है वो एडवर्ड जेनर का है, जो फर्स्ट चैप्टर में आपने इसी बुक के पढ़ा हुआ है। पाश्चर ऑनर्ड एडवर्ड जेनर, बेसिकली पाश्चर ने एडवर्ड जेनर के वर्क को ऑनर किया 1749 टू 1823, हु हैड सक्सेसफुली वैक्सीनेटेड अ बॉय, जिसने एक जेम्स फिप्स नेम का बॉय था जिसको स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट 1796 में इनोकुलेट किया था, वैक्सीनेट किया था। जेनर हैड लर्न दैट मिल्क मेड्स हु कॉन्ट्रैक्टेड काउ पॉक्स फ्रॉम काउज, जेनर को ये मालूम हुआ कि जो मिल्क मेड्स होते हैं उनके हाथों के ऊपर जो है वो काउ पॉक्स के जरासीम आ जाते हैं, जिन काउस को वो मिल्क करते हैं, जिनको काउ पॉक्स की डिजीज़ होती है। नेवर सब्सिक्वेंटली कॉन्ट्रैक्टेड द मच मोर वायरुलेंट स्मॉल पॉक्स, और इन लोगों को बहुत कम ही स्मॉल पॉक्स की डिजीज़ होती है। तो मिल्क मेड्स जिन्होंने काउ पॉक्स के लीजन्स उनके ऊपर आते हैं उनमें स्मॉल पॉक्स की डिजीज़ भी कम होती है। अकॉर्डिंगली ही टेस्टेड दिस हाइपोथेसिस बाय इनोकुलेटिंग यंग जेम्स फिप्स, उसने एक नौजवान लड़का 8 साल का जेम्स फिप्स को इनोकुलेट किया विद काउ पॉक्स कॉजिंग मटीरियल। उसमें क्या दाखिल किया? काउ पॉक्स का मटीरियल दाखिल किया। अब लड़के को काउ पॉक्स तो नहीं होनी थी क्योंकि वो काउ नहीं है, एंड लेटर विद स्मॉल पॉक्स कॉजिंग मटीरियल, और बाद में फिर इसने जिंदा स्मॉल पॉक्स के जरासीम, जो कि इंसानों में स्मॉल पॉक्स की डिजीज़ होती है, पहले काउ पॉक्स इंजेक्ट किया लड़के में, तो उसने लड़के के अंदर एंटीबॉडीज़ पैदा कर दी, इम्यूनिटी पैदा कर दी। जैसे ही उसने स्मॉल पॉक्स का फिर जरासीम दाखिल किया, लड़के को ना काउ पॉक्स हुआ ना स्मॉल पॉक्स हुआ, द बॉय डिड नॉट गेट स्मॉल पॉक्स। तो इस तरह से फिर वैक्सीनेशन की टेक्निक बाद में, देन पाश्चर ऑल्सो मेड अ वैक्सीन फॉर हाइड्रोफोबिया और रेबीज़। हाइड्रोफोबिया या रेबीज़ एक डिजीज़ है दैट इज़ ट्रांसमिटेड टू पीपल बाय बाइट्स फ्रॉम रेबिड डॉग्स, कैट्स एंड अदर एनिमल। बावले, कुत्ते, बिल्लियाँ और दूसरे जो रेबिड एनिमल्स होते हैं, बावले जानवर होते हैं, उनके काटने से लोगों को जो बीमारी होती है उसे रेबीज़ या हाइड्रोफोबिया की डिजीज़। तो 3 बीमारियाँ जिनका पाश्चर के हवाले से जिक्र है, एक है एंथ्राक्स की डिजीज़ है, एक कॉलरा की डिजीज़ है और एक ये हाइड्रोफोबिया की डिजीज़ है। और स्मॉल पॉक्स और काउ पॉक्स के हवाले से एडवर्ड जेनर का वर्क है। तो ये 4 नंबर के नोट में आता है। बेसिकली ये टॉपिक 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। शुरू में मुख्तलिफ प्रिवेंशन की टेक्निक्स का नाम दिया गया, उसके बाद पाश्चर का वर्क है चिकन कॉलरा के ऊपर, फिर पाश्चर का वर्क है एंथ्राक्स के ऊपर, फिर वैक्सीनेशन और वैक्सीन की डेफिनेशन है, और उसके बाद एडवर्ड जेनर का वर्क है
इसके बाद जो है हमारा सेकंड टॉपिक है जो कि एमसीक्यूज के लिए, यूज़ एंड मिस यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक क्या है? एंटीबायोटिक इज अ ग्रीक वर्ड। एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट, बायोस का वर्ड, बायोटिक का वर्ड बायोस से निकला जिसका मतलब है लाइफ। तो एंटीबायोटिक्स आर द कीमोथेरेप्टिक केमिकल सब्सटेंसेस। ये कीमोथेरेप्टिक केमिकल सब्सटेंसेस हैं विच आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेस। जो ऐसी बीमारियां जो कि इन्फेक्शियस होती हैं, जो एक शख्स से दूसरे में मुंतकिल हो सकती हैं, उन बीमारियों की ट्रीटमेंट के लिए इनको इस्तेमाल किया जाता है। एंटीबायोटिक्स आर सिंथेसाइज्ड एंड सीक्रेटेड बाय सर्टन। एंटीबायोटिक्स को बनाता कौन है? ये मुख्तलिफ बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसीट्स, फंजाई, इन ऑर्गेनिजम्स में ये तैयार होते हैं और वो इन्हें सीक्रेट करते हैं। टुडे सम एंटीबायोटिक्स आर सिंथेसाइज्ड इन द लेबॉर्ट्री। तो एंटीबायोटिक्स दो किस्म के हैं, एक जो नेचुरल हैं जो कि बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसीट या फंजाई में बनते हैं, और एक सिंथेटिक हैं जो लेबॉर्ट्री के अंदर तैयार किए जाते हैं, मसनूई। हाउएवर देयर ओरिजिन्स आर लिविंग सेल। जो सिंथेटिक भी होते हैं उनका जो ओरिजिन है वो लिविंग सेल से ही होता है। टू डिटरमिन ड्रग ऑफ चॉइस वन मस्ट नो इट्स मोड ऑफ एक्शन। अब एक डॉक्टर जो है वो किसी बीमारी का इलाज में कौन सी दवाई इस्तेमाल करता है, कौन सी ड्रग यूज़ करता है, तो उसको ड्रग के मोड ऑफ एक्शन के बारे में, उसके पॉसिबल एडवर्स साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में, इन द ह्यूमन बींग्स, इंसानों के अंदर क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं उनके बारे में भी पता हो। दो चीज़ें उसको पता होनी चाहिए, एक मोड ऑफ एक्शन क्या है इस ड्रग का, और दूसरा इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। मैसिव क्वांटिटीज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स आर बीइंग प्रिपेयर्ड एंड यूज। बहुत ज़्यादा मकदार में एंटीबायोटिक्स तैयार किए जा रहे हैं, इस्तेमाल किए जा रहे हैं, विच आर फॉलोड बाय द वाइड स्प्रेड प्रॉब्लम्स ऑफ ड्रग रेजिस्टेंस। अगर एक ही एंटीबायोटिक बार बार डॉक्टर रिकमेंड करता रहे, इस्तेमाल में आता रहे, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में उस एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है, फिर वो एंटीबायोटिक उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर असर नहीं करता। दिस रिजल्ट्स इन एन इंक्रीजिंग रेजिस्टेंस अगेंस्ट द डिजीज ट्रीटमेंट। तो इससे फिर बीमारी की इलाज करने में जो है वो मज़ामत होती है, मुश्किल होती है। मिसयूज्ड, अगर एंटीबायोटिक्स का गलत इस्तेमाल करें, मिसयूज़ करें एंटीबायोटिक्स को, इट कैन इंटरेक्ट विद द ह्यूमन मेटाबॉलिज्म। तो ये हमारी जो मेटाबॉलिज्म है उसको ये इफेक्ट करता है, एंड इन स्वेयर केसेस कैन कॉज डेथ ऑफ ह्यूमन बीइंग, इंसानों की मौत का बाइस भी बनता है। मिस यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स, यहाँ कुछ एग्जांपल्स हैं मुख्तलिफ एंटीबायोटिक्स जिनका गलत इस्तेमाल करें तो उससे बॉडी के अंदर साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जैसे कि पेंसिलिन कैन कॉज, अगर पेंसिलिन का गलत इस्तेमाल करें इट कैन कॉज एलर्जिक रिएक्शन, एलर्जीज पैदा हो सकती हैं मुख्तलिफ किस्म की, हमारी बॉडी के मुख्तलिफ रिएक्शंस, एलर्जिक रिएक्शंस जनरेट हो जाते। सिमिलरली नोट कर लें, ये एमसीक्यू है, स्ट्रेप्टोमाइसिन कैन अफेक्ट ऑडिटरी नर्व। तो हमारी ये जो कान को नर्व जा रही है उसे ऑडिटरी नर्व कहते हैं, जिससे फिर डेफनेस हो सकती है, एक शख्स बहरा हो सकता है। टेट्रासाइक्लिन एंड इट्स रिलेटेड कंपाउंड्स, अगर इनका मिसयूज़ किया जाए, दे कॉज परमानेंट डिस्कलरेशन ऑफ टीथ इन यंग चिल्ड्रन। नौजवान बच्चों में दांतों के मुकम्मल तौर पे कलर्स जो है वो लूज़ कर देते हैं। एक येलो बॉक्स है, यूज़ एंटीबायोटिक्स एज प्रिस्क्राइब बाय द फिजिशियन। एंटीबायोटिक्स को फिजिशियन के प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक, उसके हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। टेक डोजेज एट रेगुलर इंटरवल्स, जो डॉक्टर ने आपको, फिजिशियन ने बताई हैं, जिस इंटरवल पे डोजेज उसने कही हैं उसी के मुताबिक लें। एंड कंप्लीट द ट्रीटमेंट, अगर आप की सिम्टम्स ख़त्म भी हो गई हैं, आप ठीक भी हो गए हैं, तो जब जितनी डोज उसने बताई है, जितने दिनों की बताई है, उतनी यूज़ करते रहना चाहिए, बेशक आप रिकवरी क्यों ना कर जाएं। डोजेज पूरी करें, इंटरवल्स ऑफ टाइम का ख्याल रखें और प्रॉपर टाइम पे मेडिसिन लें। द ट्रीटमेंट्स आर एडवाइज्ड बाय द डॉक्टर। तो जो भी डॉक्टर ने एडवाइस किया वो पूरी करें डोजेज। एंटीबायोटिक्स की डोजेज पूरी करनी ज़रूरी होती है और रेगुलर इंटरवल्स के बाद लेना होता है। सो दैट्स ऑल अबाउट यूज़ एंड मिस यूज़ ऑफ। आपकी असाइनमेंट जो है वो ये आपने वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन का पूरा टॉपिक याद करना है, लिखना है, और ये जो यूज़ एंड मिस यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स में आखिरी पैरे के अंदर एक तो एंटीबायोटिक की डेफिनेशन आपने याद करके लिखनी है, और ये जो 3 एग्जाम्पल पेंसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन और टेट्रासाइक्लिन की दी है कि इनके मिस यूज़ से क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं, ये आप लोगों ने याद करके लिखना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्टे सेफ एंड हेल्दी। अल्लाह हाफिज़।